हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है कितना 83.57 बिलियन डॉलर 2021-22 में अभी तक का सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उनकी रुचि हमारी इकोनॉमी में बढ़ रही है, क्योंकि तभी तो इतना ज़्यादा हाईएस्ट अभी तक का हुआ है। अब इंडिया में किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होता है वो यहाँ पर बता रखा है कि कैसे होता है, कितना हो सकता है और किससे परमिशन लेनी होती है। सो एफडीआई इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का सीधा सा मतलब इतना होता है कि कोई भी कंपनी है उसके अपने 100% शेयर्स होते हैं और 100% में से वो कितने परसेंट शेयर्स को खरीद रहा है, यानी कि शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर सकता है एफडीआई के थ्रू। 10% ले रहा है, 5% ले रहा है, जो भी ले रहा है उसकी मर्जी। तो वो किस में हो सकता है? एक अनलिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है वहाँ पर 10% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो ये अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये 10% कैसे डिसाइड होता है? तो वो डिसाइड होता है कि उसकी पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है। तो चलो हम समझ लेते हैं कि ये पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या होती है। एक होती है आपकी इशूड इक्विटी कैपिटल और एक होती है पेड अप इक्विटी कैपिटल। मान लो कोई एक कंपनी है ए और इस कंपनी ए ने क्या किया, 1000 शेयर्स अपने इशू किए और हर शेयर की कीमत है 10 रुपये। तो उसके कितने 10,000 के शेयर्स उसने इशू किए, इतना उसको ज़रूरत है। लेकिन अब मान जरूरी थोड़ी ना है कि उसका जितने भी उसने 10,000 के इशू किए वो सारे बिक ही जाएँ उसके। और मान लो कि लोग जो इंटरेस्टेड थे, अब मान लो कि उसमें से जो भी लोग उसमें रुचि रखते हैं वो कितने खरीद रहे हैं, वो उसके 9,000 के खरीद रहे हैं। तो अब उसके स्टार्टिंग में जो इशूड कैपिटल था, इक्विटी कैपिटल था, वो कितना था? 10,000 रुपये। लेकिन अभी उसको मिल कितना रहा है? 9,000 रुपये। तो ये जितना उसको ये मिल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का 10% या उससे ज़्यादा ये इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये 10% यहाँ क्यों बता रखा है जब भाई उससे ज़्यादा भी कर सकता है? वो इसलिए क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि एफपीआई जो होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लिस्टेड कंपनी में कोई भी 10% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है, इसलिए यहाँ पर 10% आपको बता रखा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपको कि इंडिया में एफडीआई का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या महत्व है। तो फर्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे यहाँ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब यहाँ पर अगर कोई पैसा लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अदर एरियाज़ में भी पैसा लगाएगा, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही होनी है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए भी होगी क्योंकि अगर हमें मान लो बाहर से एफडीआई के थ्रू पैसा नहीं मिल रहा है, और जब एफडीआई के थ्रू हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम बाहर से उधार लेंगे, और जब उधार लेंगे तो उस पर हमें ब्याज देना होता है। तो अगर एफडीआई आ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बूस्ट होती है। सेकंड दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जब यहाँ पर कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं उनके थ्रू जो भी नॉलेज है, स्किल है, वो भी आती है। जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ के लोग उनके साथ काम करेंगे और इन स्किल्स को सीखेंगे, इस नॉलेज को वो गेन करेंगे, तो हमारे यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पर एक जापानीज़ कंपनीज़ के बारे में बता रखा है कि जापानीज़ कंपनीज आई तो अपने यहाँ के कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत लेके आई, जिनको इंडिया ने भी सीखा। अब उसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तीसरा फायदा क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, मान लो कोई पर्टिकुलर एक डिफेंस की कंपनी है हमारे यहाँ, और उस डिफेंस की कंपनी में बाहर की कोई कंपनी एफडीआई लेके आती है, तो अब किसी ने भी भाई 10%, 20%, 30% जो भी खरीदा हुआ है उसकी इक्विटी को, तो भाई वो कंपनी उसका मालिक है ना। पर्टिकुलर कंपनी, जो फॉरेन कंपनी जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो मालिक है, तो वो हमेशा सोचेगी कि वो वाली कंपनी क्या करे, फ़ायदे में रहे। और जब वो कंपनी फ़ायदे में रहेगी तो उसको भी फ़ायदा होगा, तो जितनी हो सकती है वो जान लगा देगा उसमें, यानी कि टेक्नोलॉजी जो उसके पास है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी यूज़ करेगा, तो इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आएगी। इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है। एंड आफ्टर दैट क्या दे रखा है यहाँ पर, इसके बाद है इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट। तो जब यहाँ पर कोई कंपनी आके अपना पैसा लगा रही है और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका एक्सपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, जिससे हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो भी स्टेबल होती है। क्योंकि भाई दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक तो एफडीआई भारत में आया तो भारत को उधार नहीं लेना पड़ा, तो डॉलर हमारे पास आ रहे हैं, जब डॉलर इंडिया में आएंगे तो हमारे यहाँ की करेंसी स्टेबल होती है। अब जब यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तब हमें डॉलर मिलेंगे, फॉरेन करेंसी मिलेगी, तब भी हमारी जो रुपी करेंसी है वो मजबूत होती है। अदर बेनिफिट्स क्या हैं? अदर बेनिफिट्स में पहला दे रखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पर आएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, है ना। तो बेटर क्वालिटी आर ऑल्सो जनरेटेड, यानी कि जॉब्स ऐसे नहीं, स्किल भी बढ़ेगी लोगों की और अच्छे तरीके से अपना जो प्रोडक्टिविटी है उनकी वो पर्टिकुलर बढ़ेगी। दूसरा दे रखा है कि ये इनोवेशन और कॉम्पिटिशन को भी इंडियन इकोनॉमी में बढ़ावा देगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। एंड थर्ड इज वॉट हियर, दैट इज मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जो अभी हमने देखा था कि भारत से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि हमारे यहाँ डॉलर करेंसी आएगी और हमारी जो रुपी है वो मजबूत होगा, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर देखते हैं।
एफडीआई कैरीज सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, कुछ नुकसान भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो फर्स्ट इज लोकल बिजनेस, तो बाहर से जब पैसा बड़ी बड़ी कंपनी जाएंगी तो हमारे यहाँ का जो लोकल बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण भी, जब यहाँ पर कंपनीज लगेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एनवायरमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, उससे पॉल्यूशन होगा, और सोसाइटी भी हमारी उससे बदलेगी। सोसाइटी में किस तरीके कल्चरल चेंज आएगा, क्योंकि बाहर से अगर कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं तो लोग भी बाहर से आएंगे, और जब लोग बाहर से आएंगे तो वहाँ की कल्चर आएगी, तो हमारे यहाँ की कल्चर कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होगी। एंड आफ्टर दैट पॉलिटिक्स, तो वो तो आपको सबको पता ही है एफडीआई को लेकर कितनी पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो हमारी यहाँ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। एंड आफ्टर दैट इश्यूज़ इन एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया, कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर यहाँ पर बात की गई है। तो पहला है डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। तो एफडीआई का जो ग्रोथ रेट है, जिस तरीके से स्टेबल होना चाहिए उस तरीके से स्टेबल नहीं है, इसमें बहुत इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, कभी 2% है, कभी 10% है, कभी उससे ज़्यादा है, तो कभी बहुत कम है। तो ये इस तरीके की जो इनस्टेबिलिटी है तो ये एक समस्या है। सेकंड क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग एफडीआई आउटफ्लोज। तो एफडीआई का क्या है कि इंडिया से अभी हाल ही में आउटफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, यानी कि पहले एफडीआई यहाँ पर पैसा लेके आए, जैसे ही उनका टाइम पूरा हो गया और यहाँ से वो लेके जाने लगे। तो ये जो आउटफ्लो है तो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी है अभी अच्छी चल रही है और फिर एकदम से ख़राब हो जाएगी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट इससे हो रही है। सो इट ऑल्सो हाईलाइट्स इंडियन एंटिटीज इन्वेस्टिंग मनी इन मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर मेक इन इंडिया। तो जब एफडीआई भारत आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भी ये सोचेंगे, हमारी कंपनीज भी सोचती हैं कि कहीं ऐसी जगह पर जाकर इन्वेस्ट करें जहां उनको टैक्स कम देना पड़े और इसके अलावा उनको अदर फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिल पाएँ। तो मेक इन इंडिया में काम ना करके हमारे यहाँ की कंपनीज भी एफडीआई की वजह से बाहर जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है। एंड आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या दे रखा है, एक समस्या दे रखी है कॉन्सनट्रेटेड टू फ्यू सेक्टर्स। कुछ ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, सर्विसेज हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट और भी जो जितनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए इंडिया में, आपको पता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कंपनीज़ को लेके, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं काम कर रही हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनमें जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पर ये कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कुछ ही सेक्टर्स में। यहाँ पर डेटा भी दे रखा है कि 62% यानी 62% जो टोटल एफडीआई का है वो इन्हीं सेक्टर्स में 5 में जा रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो इनमें इनका ज़्यादा फ्लो है। एंड आफ्टर दैट फ्यू पॉकेट्स ऑफ एफडीआई। So 78% of the total inbound FDI was limited to the 3 states। कहाँ पर, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में। इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे पिछड़े इलाके हैं उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इंडिया में क्या एक जो अंतराल है, विकास का अंतराल है, यानी कि डेवलपमेंटल गैप है, वो और बढ़ रहा है। तो ये भी एक एफडीआई की समस्या निकल के आ रही है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज यूज़ ऑफ ऑफशोर फाइनेंशियल हब्स एंड टैक्स हेवंस। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी ऐसे देश हैं जहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है या वो वहाँ पर उनको समस्याएं हैं, तो इंडिया में आके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो केवल एक टैक्स हेवन की तरह देख रहे हैं, वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि इंडिया में आएंगे और यहाँ पर वो इन्वेस्ट करके फ़ायदा करेंगे, इंडिया को भी इससे फ़ायदा होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है कि इसको टैक्स हेवन की तरह अगर दुनिया देखे तो सही नहीं है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, लो एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कमिटमेंट्स। तो जो एफडीआई लेके आ रहा है, जो यहाँ पर एमओयू होता है इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ की जो कंपनीज हैं उनके बीच में, तो उस पर कई बार देखा गया है कि वो अपने बात मतलब जिस तरीके से उनको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या एग्रीमेंट पे खरा उतरना चाहिए वो खरे नहीं उतरते हैं। अब उसके बाद लास्ट वाला दे रखा है लेसर री इन्वेस्टमेंट। भाई फ़ायदा लेके कहाँ अपनी कंट्री में लेके चले गए। अब भाई इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, भाई यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया और फ़ायदा लिया और वो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को लेकर आप चले गए, तो यहाँ पर वो री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक इसका नेगेटिव है। अब वे फॉरवर्ड दे रखा है आपको, तो वे फॉरवर्ड हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। वे फॉरवर्ड में ये बोल रखा है कि भाई आज के हिसाब से देखा जाए तो जो एफडीआई का इनफ्लो है किसी भी कंट्री में, बट इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, यानी कि ज़रूरी है। तो इंडिया को कुछ जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को लाया जाए यहाँ पे, और जो एफडीआई है उसको भी डाइवर्सीफाई करने की ज़रूरत है। तो बाहर की जो कंपनीज आती हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनको भी इसमें डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो ये कंक्लूजन है, अगर ऐसा सब करते हैं तो अच्छा होता है। अब हम कुछ ब्लॉक्स की तरफ अपने बढ़ते हैं जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। यहाँ पर आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा, एफपीआई भी एफडीआई की तरह ही होता है, बस कुछ फ़र्क होते हैं। वो फ़र्क क्या है, पहला फ़र्क तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दूसरा होता है ये कितना इन्वेस्ट कर सकता है, ये 10% से कम ही इन्वेस्ट करता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। किस कैपिटल पे, पेड अप इक्विटी कैपिटल पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अचीव्ड बाई परचेजिंग द स्टॉक्स और बॉन्ड्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो ये बॉन्ड भी इसके बॉन्ड में भी ये इशू कर सकता है
और स्टॉक्स में भी ये इशू कर सकता है। इसके अलावा जो हमने देखा था किसके बारे में, हमने देखा था एफडीआई के बारे में, तो वो किस में केवल इन्वेस्ट कर रहा था, वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, बट यहाँ पर जो मैगजीन में दे रखा है कि ये बॉन्ड में भी इशू कर सकता है। अब उसके बाद बता रखा है यहाँ पर क्या कि एफडीआई रूट्स एंड प्रोहिबिशंस। तो कौन से रूट्स हैं, तो ये तो आपने सुना होगा कि एक होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है गवर्नमेंट के थ्रू और तीसरा होता है प्रोहिबिटेड। तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ये होता है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ, तो उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी एक्टिविटीज़ हमारे फेमा 2020 के रेगुलेशन 16 में है, तो वहाँ पर जितनी भी कंपनीज मैंसन्ड हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंसन्ड है, उनमें आके इन्वेस्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक रूट के थ्रू। सेकंड है यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो इसके अलावा ऑटोमेटिक रूट के अलावा जो भी हैं वहाँ पर गवर्नमेंट रूट के थ्रू, गवर्नमेंट की अप्रूवल के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड थर्ड इज व्हाट, दैट इज प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। तो हमारे यहाँ 9 टोटल ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जहाँ पर आपका एफडीआई नहीं लाया जा सकता है। तो उसमें कुछ यहाँ पर दिए गए, जैसे लॉटरी से संबंधित अगर कोई है तो लॉटरी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, गैम्बलिंग में नहीं किया जा सकता है, कैसीनोज वगैरह में इनमें एफडीआई नहीं आता है, चिट फंड में नहीं लाया जा सकता है, और इसके अलावा निधि कंपनी जो होती हैं इनमें एफडीआई नहीं आ सकता है। अब उसके बाद क्या दे रखा है देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एफडीआई के कुछ डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, यानी कि नुकसान दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्या है, हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। दूसरा बता रखा है प्रमोट पॉलिटिकल करप्शन और लॉबिंग, पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ता है और इससे लॉबिंग भी बढ़ती है। थर्ड बता रखा है मॉडर्न डे रेट इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। तो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है जो भाई उस टाइम पे जब 2013-14 का मुझे याद है, उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ता था तो ये आता ही रहता था कि अगर एफडीआई इंडिया में आ जाएगा तो इससे पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे ब्रिटेन ने हम पे राज किया तो वो भी तो इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने आए थे। तो इस तरीके की उस टाइम पे घटनाएं चल रही थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब ये चर्चा नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि पता है कि उस टाइम का भारत अलग था, आज का भारत अलग है। एक अब आज का जो दौर है वो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो ये भी समस्या बताई जाती है कि जो इकोनॉमिक उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है, तो वो भी बन सकता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। एंड आफ्टर दैट शिफ्ट ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, तो पॉल्यूशन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ में मान लो उनको बैन कर दिया गया है, तो वो इंडिया में आएंगी तो यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाएंगी। एंड आफ्टर दैट थ्रेट टू स्मॉल बिजनेस, वो हमने देखा था कि किस तरीके से स्मॉल बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। एंड इरोजन ऑफ लोकल कल्चर, ये भी हम देख चुके हैं। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, और आपको ये भी लर्न कर लेने हैं क्योंकि आपसे मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। यहाँ पर आपको बता रखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसने ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि एफडीआई को बढ़ावा मिला है। तो पहला तो लॉज कुछ बनाए हैं, जैसे फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो ये बनाया है जिससे कि हमारे यहाँ जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट है वो आसानी से हो सके। सेकंड है पॉलिसीज़ कुछ बनाई हैं, पॉलिसीज़ में इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी रिजीम अलाउइंग एफडीआई अप टू 100%, कुछ सेक्टर्स में 100% तक एफडीआई अलाउ किया गया है, जैसे कि हमारे यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में 2021 में किया गया था। उसके बाद है इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया यूके के बीच में, इंडिया जापान के बीच में, तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी बढ़ी हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एफडीआई को बढ़ावा देता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपको पता होगा कि इसकी जो रैंकिंग आती है हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं, तो इसके लिए भी इंडिया काम कर रहा है। जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आए, जीआईएस मैप्ड लैंड बैंक सिस्टम लेके आए। तो इसमें यह है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, लैंड एक्विजिशन कैसे होता है, सारी जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो जीआईएस मैप्ड बेस्ड ये लेके आए। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग के लिए तो काम कर ही रहे हैं। अब उसके बाद कुछ स्कीम्स लेके आए कि पीएम गति शक्ति है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब बढ़ेगा तो जो एफडीआई है वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। सेकंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं। तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं आपको। तो ये पूरा टॉपिक हमने इस तरीके से डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इसमें अगर कोई भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर और चीज़ें समझाने की ज़रूरत थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको इंप्रूव किया जाएगा अगले टाइम से। क्योंकि मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है भाई उसको क्यों दोहराने की ज़रूरत है ना। तो ऐसी चीज़ जो मुश्किल है, थोड़ी सी समझ में आपको नहीं आ रही है, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।